नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविंद्र सचान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 के दौरान जांच में पाया गया कि एक साल के दौरान कैंसर के मामलों में 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं राज्यवार देखें तो देश में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कैंसर के सबसे अधिक रोगी पाए गए हैं। देश में कैंसर के कारण सबसे ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में ही होती हैं और प्रतिवर्ष कैंसर के 7 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आकलन के मुताबिक भारत में कैंसर के मामले 2025 तक जो मौजूदा संख्या है उससे 5 गुना तक बढ़ सकते हैं। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि आखिर देश में कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है, एक बड़ी संख्या कैंसर रोगियों की क्यों होती जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के मुकाबले भारत में ये रोग कितनी तेजी या कितने कम तरीके से फैल रहा है, क्यों हो रहा है, इससे बचने का रास्ता क्या है और हम इससे जंग लड़ने में किस तरीके से तैयार हो रहे हैं या किस तरह की तैयारियों की हमें ज़रूरत है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। 3 हमारे साथ स्टूडियो मेहमान हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं सामुदायिक चिकित्सा एम्स में। रेखा गुलाबानी है, निदेशक हैं आप इंडियन कैंसर सोसाइटी में, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, अतिरिक्त DDG स्वास्थ्य मंत्रालय, और साथ ही अजय गोगिया हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैंसर विभाग एम्स में। शुरुआत में करना चाह रहा हूँ डॉक्टर अजय आपसे, जो ये आंकड़े हैं उस नज़रिए से और जो मौजूदा हालात है, कैंसर इस वक्त भारत जैसे देश में किस तरीके से फैल रहा है, अगर पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो इसकी रफ्तार कितनी ज़्यादा या कितनी कम है? जो कैंसर है, डेफिनेटली यस, कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं बहुत हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे और हॉस्पिटल्स में बहुत बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ रहे हैं 1 to 2% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। हमारे जो ग्लोबोकैन के डाटा है उसमें इंडिया में अभी 15 से 16 नए केस पूरे भारतवर्ष में रजिस्टर्ड होते हैं, और उसका रीज़न बहुत ज़्यादा कंडीशंस में देखा गया है कि ये इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमने जो हमारा जो वेस्टर्न डाइट स्टाइल है हमने जो उसको अडॉप्ट किया है, हमारी फिजिकली एक्टिविटी इतनी कम है उसकी वजह से, और साथ साथ कई और फैक्टर हैं जैसे पॉल्यूशन है, एडल्ट्रेटेड डाइट्स हैं, और टबैको है, स्मोकिंग है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मल्टीफैक्टोरियल है, उसकी वजह से इसके कारणों पर आऊंगा डॉक्टर अजय, लेकिन पहले मैं समझना चाह रहा हूं कि जो देश में कैंसर के रोगियों की संख्या है, अगर राज्यवार देखें कुछ खास इलाके जहां पर ज्यादा हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, क्या इस वक्त पोजीशन है, और पिछले 5 या 10 साल में देखें तो क्या ये रफ्तार जो आमतौर पर बीमारियां फैल रही हैं कहीं उससे ज़्यादा या दोगुनी है? कुछ खास राज्य, अगर ये रिपोर्ट को मैं देखता हूं तो जो बड़े राज्य हैं खासतौर पर उत्तर भारत के, वहां पर सबसे ज़्यादा संख्या है। देखिए, ऐसा है कि जो कैंसर है आमतौर पे अगर हम देखें 1 लाख में करीब 125-150 होता है। विदेशों में ये आंकड़े 400-500 पर लाख भी होते हैं। अगर हम सिंपल देखें तो इंडिया में 1.5 पर 1000 है। तो ये जो कैंसर है, अगर आप देखें प्रेवलेंस यानी कि जो नए पेशेंट हैं प्लस पिछले 10 साल के, वो आपके 38 लाख हैं, 38 लाख। और अगर आप देखें खाली नए पेशेंट जो 1 साल में होते हैं, वो आंकड़ा आज की डेट में 16 लाख है। और जो देखें डेथ, तो 8 लाख हमारी डेथ होती हैं पर ईयर। ये एस्टिमेट्स हैं, एग्जैक्ट पेशेंट्स का हमें नहीं पता है। ये आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि एक तो हमारे जो लोग हैं वो एक तो डायग्नोज ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरी बात है पॉपुलेशन भी जो बढ़ रही है वो अराउंड 1.7% की हिसाब से वृद्धि होती है। जो बड़ी स्टेट्स हैं उनकी तो पॉपुलेशन वैसे ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर नंबर देखेंगे तो वो नंबर ज़्यादा दिखाई देगा। जो हमारा आंकड़े आते हैं ICMR से आते हैं, और CBHI हमारी संस्था है जो उन्हीं आंकड़ों को लेकर एक्सट्रापोलेट करती है। तो जो स्टेट वाइज डाटा है वो एस्टिमेट है। हमारी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है पूरे देश में 33, और 200 हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री हैं। इन रजिस्ट्रीज़ में पेशेंट का देखा जाता है कि कितना वहाँ पे पेशेंट है, क्या उनका बिहेवियर है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है,
क्या उनके ठीक होने की संभावना है, क्या उनके वेरियस पैरामीटर्स हैं। तो वो आंकड़े अगर देखें तो कोई फिनोमिनल वृद्धि नहीं है, लेकिन ग्रेजुअल राइज है, एजिंग हो रही है, लोगों का जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ते जा रहा है। टबैको उसमें सबसे मुख्य है, टबैको है, अल्कोहल यूज़ है, अनहेल्दी डाइट है, आप उसमें जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल कम खाते हैं, वो भी एक कारण है। जब बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा तो वो कैंसर का कारण बनता है। और इसी तरह सॉल्ट और शुगर की बात आती है, सॉल्ट भी हमारे लिए दुश्मन है। अगर हम एनसीडी की बात करें, और एनसीडी में कैंसर भी आता है, तो 1/3 केसेस हमारे बच सकते हैं अगर हम जो है जीवन शैली को सुधार लें, हम नमक कम खाएं, हम जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल का सेवन करें, हम जो है अपने टाइम पे खाना खाएं, ओबेसिटी को अवॉइड करें। अगर हमारा वजन ज़्यादा होता है, कहीं कैंसर उससे होते हैं, और टबैको तो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। मैं इन कारणों पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि बड़े राज्य वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए कैंसर के मामले अधिक हैं। यस सर। लेकिन कई छोटे राज्यों में भी कैंसर के आंकड़े में देख रहा था पिछले 5 साल में, वहाँ रफ्तार 11% तक बढ़ी है। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वो एकेडमिक नेचर का है। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो इतना कोई ऐसा फ़र्क नहीं कि हम स्ट्रैटेजी को अलग कर दें। जो रिक्वायरमेंट जहाँ पे जो है, जो कम ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है। स्पेशली माउथ कैंसर है, बहुत ज़्यादा है। माउथ कैंसर में आपका लिप हो गया, टंग हो गया, नेजोफेरिंक्स हो गया, इवन ईसोफेगस हो गया। कश्मीर की साइड में तो आपके ईसोफेगस कैंसर बहुत कॉमन है, एवरी 3rd पेशेंट इज ईसोफेगल कैंसर। तो इस तरह का है। और कुछ जो है जैसे गॉल ब्लैडर है, वो दिल्ली में ज़्यादा कॉमन है। तो ये इस तरह का विश्लेषण होता है, लेकिन जहाँ तक बात है लोगों के इलाज करने की, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके रेखा जी, क्योंकि जब हम बढ़ते हुए आंकड़े देखते हैं और कहते हैं कि अब जब एक आम आदमी आंकड़ों को देखता है कि 38% की रफ्तार है या बढ़ गए हैं, ये वाकई महज संख्या के लिहाज से अवेयरनेस प्रोग्राम, लोग जांच कराने ज़्यादा आ रहे हैं, टेस्ट के ज़रिए हम ज़्यादा पता लगा पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मामले हो रहे हैं, या फिर रेशियो मरीजों का है वो असल में बढ़ा है? रेशियो भी कुछ हद तक बढ़ा है। और अब क्योंकि मामले रजिस्टर होते हैं, पहले भी शायद होते होंगे, पर कई पेशेंट आते ही नहीं थे हॉस्पिटल, रजिस्टर नहीं होते थे। अब डेटा कलेक्ट होता है, उसका मतलब प्रोफेशनली उसको हेल्प कर रहे हैं डेटा लाने में। दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस पहले कम थी, तो लोग सामने कम आते थे, अब अवेयरनेस ज़्यादा है। दुख की बात यह है कि हम आधे से अधिक कैंसर रोक सकते हैं। हमें क्योंकि रीज़न नहीं पता, 100% तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन आधे से अधिक हम रोक सकते हैं, तो वो क्यों ना रोके। उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब अवेयरनेस, जैसे हमारे जैसे NGO वाले लोग अवेयरनेस क्रिएट करने जाते हैं, तो शहर के लोग तो हमारी बात सुनते हैं, पर गांव में अक्सर लोग सोचते हैं कि कैंसर शब्द सुनने से हमें कैंसर हो जाएगा, तो कहते हैं ये शब्द हमारे सामने मत बोलो। अगर उनको हो भी जाता है तो वो बताना नहीं चाहते, ये उनके लिए टैबू है। हम लोग छोटे छोटे गांव में भी जाते हैं, और पहले हम स्क्रीनिंग के लिए वैन भी लेके जाते हैं। हम उनको पहले कन्विंस करते हैं, कैंसर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं कि देखो आपको ऐसे होता है, ये होता है, देखो ये सब ठीक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर से कोई नहीं मर सकता अगर वो अर्ली स्टेज पे आ जाए। अगर हम लोगों को ये होप दें, शायद हम कैंसर रोक ना पाए, लेकिन कैंसर से आदमी जिंदा बच सकता है अगर वो पहली स्टेज या सेकंड स्टेज पर हॉस्पिटल आके सही डॉक्टर से इलाज करवाए, किसी फेक डॉक्टर से इलाज न करवाए। तो ये हम, और इसके साथ साथ प्रिवेंशन में कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का भी बड़ा हाथ है, ट्रीटमेंट में भी। अभी 21 सितंबर को हमारा सेमिनार है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, जो पूरक चिकित्सा जिसको कहते हैं। वो पैरेलल एलोपैथी के अलावा और किसी में इलाज नहीं है कैंसर का। तो वो इलाज तो नहीं रोकना है, वो तो रिलीजियसली करना है, मगर उसके साथ साथ अगर हम लाफ्टर, योगा या प्राणायाम और अच्छी डाइट, उसका ध्यान रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं, उसका जो है असर अच्छा होता है और जल्दी होता है। डॉक्टर पुनीत, अब मैं आना चाहता हूँ कि असल में देश में कैंसर की संख्या जो मरीजों की है बढ़ क्यों रही है? बड़े रीज़न या कारण क्या दिखते हैं फिलहाल जो रिसर्च है या तमाम, मैं कहूँ कि जो मरीज़ आते हैं आप लोग डे टू डे में देखते हैं? जी, अभी जैसा डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया, उससे पहले डॉक्टर गोगिया ने बताया, संख्या बढ़ रही है जो आपने अभी हमें आंकड़े बताए हैं। और सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे आंकड़े आते कैसे हैं। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया, हमारे ICMR ने एक रजिस्ट्री इस्टेब्लिश की हुई है, और अब इसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जिसमें कुछ आंकड़े हमारे पास अस्पतालों से आते हैं और कुछ हमारे फील्ड बेस्ड रजिस्ट्रीज हैं जहाँ से आते हैं।
अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मैं एम्स में जहाँ काम करता हूँ और मैं वहाँ का सिर्फ आंकड़ा देख के कह दूँ कि यहाँ पर बहुत मरीज बढ़ गए हैं, वो हो सकता क्या पूरे कंट्री के लिए सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फील्ड में भी हैं, बाहर हैं, लेकिन अस्पताल नहीं आ पा रहे हैं, तो वो सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मरीज जरूर आ रहे हैं अस्पताल में ज़्यादा, बट अगर आप पूरे कंट्री के सिनेरियो देखें तो वो सही नहीं होगा। इसी वजह से फील्ड बेस्ड रजिस्ट्री जो डॉक्टर साहब ने बताया वो इसीलिए इस्टेब्लिश की गई है कि हमें पूरे कंट्री का डाटा मिले। तो एक सब चीज़ तो ये है कि हमारा इस समय डाटा कलेक्शन पिछले कुछ सालों में बहुत इम्प्रूव हुआ, नंबर एक। नंबर दो, जैसा और हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत तेज़ी से हमारे कंट्री में बदल रहा है। एक तो चाहे आप उसमें खान पान की बात करें, चाहे आप जो हमारा वातावरण है, प्रदूषण है, या ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हमें कैंसर हो सकता है, उनके प्रति हमारा एक्सपोजर है, वो सारी चीज़ें कैंसर को बढ़ा रही हैं। दूसरी चीज़ कुछ हद तक डिटेक्शन और अवेयरनेस वाली बात भी है, क्योंकि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, जो हमारा मास मीडिया है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो अगर गांव के आदमी से भी आप पूछिए जो शायद नहीं होगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे गांठ हो रही है, कहीं कैंसर तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने जाना शुरू किया है, आना शुरू किया है। तो अवेयरनेस एक कारण है, बेटर रजिस्ट्री उसका कारण है। और अगर आप जाते हैं कि क्यों कैंसर और हो रहा है, तो उसके अलावा जो है वो मैं लाइफस्टाइल को कहूँगा और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कहूँगा, प्लस एडल्ट्रेटेड जो फूड हम खा रहे हैं वो उसके मुख्य कारण है। जेनेटिक कारण और रेडिएशन और वो सारे कारण अलग हैं, जरूर हैं, लेकिन मुख्य जो चेंजेस हैं वो इस वजह से मैं समझता हूँ। डॉक्टर अजय, अब मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार ऐसे पेशेंट के साथ हर रोज़ मिलते हैं, उनका उपचार करते हैं, उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं, किस तरीके से और कुछ खास सेगमेंट जहाँ पर ये ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा हो, मैं ट्रेंड अगर की बात करूँ, और दूसरा क्या बड़े फैक्टर हैं जो आप लोगों को लगता है कि कैंसर के पीछे हैं और उनको अगर हम अवॉइड करें या उससे मुकाबला करें तो शायद इससे हम हरा सकते हैं? जैसे मैं एम्स में हूँ तो इसमें मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि हम, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में स्क्रीनिंग अवेयरनेस शायद थोड़ी बढ़ी है, इसकी वजह से वो कैंसर डिटेक्ट जल्दी हो रहा है और वो पेशेंट रेफरल ज़्यादा हो रहा है। तो माइट भी एक ये रीज़न हो सकता है। और सेकंड डेफिनेटली यस, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, मीडियम जो एज है भारत की वो 67 ईयर्स है, पहले 40-50 ईयर्स होती थी। तो एज के साथ साथ नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर भी बढ़ रहे हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि कैंसर बढ़ रहे हैं बिकॉज, और ब्रेस्ट कैंसर के डेफिनेटली इंसिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे जब से पिछले 10 साल में यहाँ कैंसर इंसिडेंस डबल हो चुका है। पहले यहाँ पे एक साल में 300 केस रजिस्टर्ड होते थे, अभी यहाँ 600 से 700 केस रजिस्टर्ड होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के नए केस। तो एक रीज़न है डेफिनेटली स्क्रीनिंग अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अब ज़्यादा मेडिकल अटेंशन लेते हैं और इसकी वजह से कैंसर बढ़ भी रहा है। और दूसरी चीज़, जैसे प्रीवियस सभी स्पीकर्स ने बोला है, वेस्टर्न डाइट जो स्टाइल है और ओबेसिटी है, लेस एक्टिविटी है, हमारे डाइट इतने हाई कार्बोहाइड्रेट है, जिसका रीज़न ये सब है कि वो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाते हैं। और ख़ास तौर पर एक जो सुधीर अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या ना करें? क्यों ये हो रहा है? अगर हम इसे फाइन कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तभी कम से कम हम ये मोटे तौर पर ये कह सकते हो, समझा सकते हो कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तो कम इससे आप बच सकते हैं। देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ है, मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो जो नॉन मॉडिफाइबल है हमारा जेनेटिक्स, या कुछ आपके कैंसर होते हैं जो कि आपके माता पिता से आते हैं, वो तो बहुत कम है। तो जो हमारी जीवन शैली ही मेन चीज़ है। जीवन शैली में आपको जो है चुस्त रहना है, टाइम पे सुबह उठें, टाइम पे शाम को सोएं, समय पे खाना खाएं, ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा नमक का प्रयोग ना करें, मिर्च मसाले अचार चटनी का प्रयोग ना करें, और अपना स्ट्रेस कम रखें। जो भी काम करें आप अपने
हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, अपना स्ट्रेस कम से कम रखें, और खाने में फ्रूट एंड वेजिटेबल, विदेशों में वो कहते हैं कि 5 टाइम खाइए, हम लोग तो 3 टाइम भोजन करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, उसमें कम से कम 2 बारी में आप कोई ना कोई फ्रूट या वेजिटेबल खा लें। वेजिटेबल आमतौर पे रखी जाती है लंच डिनर में, लेकिन तीनों में कोई ना कोई फ्रूट वेजिटेबल रखें। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द एक्सीलेंट थिंग्स, क्योंकि फाइबर है उसमें, उसके अंदर जो है ऐसी चीज़ें जो कि कैंसर से बचाव करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं उन्हें। इसके अलावा जो है आपको समय पे चेक कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। 30 साल की उम्र के बाद जो मुख्य कैंसर हैं, ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, ये देश में सबसे कॉमन कैंसर हैं। ओरल कैंसर तो पुरुषों में नंबर 1 कैंसर है, और ब्रेस्ट विमेन में नंबर 1 कैंसर है। तो इन तीनों की जो स्क्रीनिंग है, सरकार ने मुहिम भी छेड़ी हुई है, उसमें पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग है जो पूरे देश में हो रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन रहे हैं जो कि 1.5 लाख पूरे देश में होंगे, उसमें से 20,000 बन भी चुके हैं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है, जो सोच का था कि पहले मरीज़ जाता था इलाज कराने, अब मरीज़ जो है मरीज होने से पहले अपने बारे में चेक कराएगा, अपने बारे में बात करेगा, वहाँ उसकी अवेयरनेस होगी, उसका चेकअप होगा। ओरल कैंसर का बड़ा आसान है, कोई भी ट्रेंड हेल्थ वर्कर मुंह खोल के देख लेगा, अगर कोई पैच है कुछ है तो फिर आगे बात होगी, रेफर होगा। इसी तरह ब्रेस्ट का है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमारी स्ट्रेटेजी है, तो उसके अंदर जो भी ट्रेंड वर्कर है उसको चेकअप करेगा। वीमेन में VIA टेक्निक है। तो ये पूरे देश में 1 करोड़ तक अभी चेक हो चुके हैं, लेकिन इसमें संख्या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की ज़्यादा है। कैंसर अभी शुरू हुआ है, सर्वाइकल कैंसर अभी पिकअप करेगा, उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है हमारी। अभी रिसेंटली हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और इसमें ट्रेनिंग चल रही है। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग जो है ये अभी शुरू हुई है। इससे पहले हमारा प्रोग्राम था नेशनल प्रोग्राम फॉर डायबिटीज़, कैंसर, सीवियन स्ट्रोक, वी कॉल इट NPCDCS। उसमें हमारी कंबाइंड स्ट्रेटेजी है, अवेयरनेस की जाती है। हमारे जो है सेटअप हैं, NCD क्लिनिक्स हैं डिस्ट्रिक्ट पे, CHC पे, PHC पे, सब सेंटर पे। वो जो क्लिनिक्स हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल लोग होते हैं, और उसमें वहाँ ड्रग्स और बाकी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी जाता है तो उसको हेल्थ प्रमोशन की अवेयरनेस की जाती है, चेकअप किया जाता है, और कुछ होता है तो उसको रेफ़र किया जाता है, डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होती है। जैसे कैंसर का नीचे से पेशेंट आएगा, वो ऊपर जाके ही होगा, जो बायोप्सी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, तो बायोप्सी के बाद पता लगेगा। तो नीचे से वो ऊपर आएगा, वहाँ डायग्नोस होगा। मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, 500 मेडिकल कॉलेज हैं, 250 गवर्नमेंट के हैं, तो वहाँ सारा चीज़ें ये संभव हैं। रेडियोथेरेपी थोड़ी कम जगह पे है, बट सर्जरी, कीमोथेरेपी, पैलेटिव केयर सब जगह होती है, और खूब इसके बारे में प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसके अंदर जो है बेसिकली सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हम आयुष्मान भारत आया है, आयुष्मान भारत आपको पता होगा और जो सुनने वाले श्रोताओं को पता होगा, अप टू 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए तक की राशि का इलाज एक परिवार के सदस्य को हो सकता है। और ये हमारे 50 करोड़ लोग जो कि BPL पुअर एंड नीडी हैं उनके लिए होगा। और ये चलते कैंसर के जो रोगी हैं उनको इलाज बेहतर आप कह रहे हैं कि मिल रहा है इस वक्त? हाँ, मिलना शुरू हुआ है और इम्प्रूव होगा। ओके डॉक्टर पुनीत, मैं 2 स्टेज, एक तो वो प्रिवेंशन की अगर बात करूँ जी, जो फिलहाल डिटेक्ट नहीं हुए, जिनको कैंसर है या कैंसर से दूर हैं, उनके लिए क्या प्रिवेंशन है, और जिनको डिटेक्ट हो चुका है जो 1st, 2nd या 3rd स्टेज पर हैं, दोनों कैटेगरीज के लिए प्रिवेंशन में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जरूर। मुझे लगता है कि इस चर्चा का सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपने पूछा प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि देखिए हम सब लोगों को अगर कैंसर हो जाए उसके बाद ट्रीटमेंट करें तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हम क्यों नहीं इसको रोकथाम करें? जैसे आंकड़े अगर हम घटा सकते हैं, जिनको हो गया ठीक है उनको हम ज़रूर उपचार करें, लेकिन हम इसको कैसे रोकें, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो जो लाइफ स्टाइल है उसमें अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, टोबैको की बात करते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे कंट्री के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख का कैंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओरल कैंसर है, और उसमें तंबाकू का जो उपयोग है ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में। या नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है तो वहाँ पे सुपारी चबाते हैं, वो एक बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो अपना खान पान है, उसको संयमित रखें। तंबाकू से बचें, अल्कोहल से बचें, ऐसी चीज़ों से बचें जो कैंसर करते हैं। उसके उपरांत हम फल और सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें अपने खान पान में। जो हमारे फूड हैं जिसमें ऐसे तत्व हैं, ज़्यादा नमक है या ज़्यादा फैट वाली चीज़ें कैंसर कर सकते हैं, उन चीज़ों से बचाव रखें। उसके अलावा हमें नियमित जांच करानी चाहिए, और हमें अवेयर होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाएं। अगर हमारा वजन एकदम से कम होने शुरू हो जाए, भूख एकदम से कम लगनी शुरू हो जाए, शरीर में कोई ऐसा घाव है जो नहीं भर रहा हो, कहीं कोई गांठ आ जाए, या आपको जिसमें शौच के समय आपको खून आ रहा हो,
तो इन सारी चीज़ों में आप तुरंत ही डॉक्टर से जाके संपर्क करें। जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हम कोशिश करें कि कैंसर नहीं हो। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को होता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोस कर लेंगे उतनी जल्दी आप उसको उस चांसेस हैं कि आप उसको पूरी तरीके से क्योर कर पाएंगे, क्योंकि कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसे मैडम ने कॉम्प्लीमेंट्री और सारी मेडिसिन की बात की थी, उनका रोल आता है, बट अगर आप बात करेंगे तो प्रिवेंशन, देन अर्ली डिटेक्शन, और उस स्टेज पे अगर हम रोक सकते हैं तो वो आईईसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ हम कैसे अपनी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे देशवासी, उनको हम कैसे अवेयर करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए, और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, हम अगर बच्चों के लेवल से हम उस चीज़ को स्टार्ट करें, स्कूल के लेवल से करें, तो शायद ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। क्योंकि अधिकांश लोग जो खान पान की गलत आदतें हैं वो बचपन में या किशोरावस्था से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, फैटी फूड हो, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड हो। तो उन लोगों को स्कूल के माध्यम से भी हम एजुकेट कर सकते हैं। ओके रेखा जी, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं, मैं कहूँ, क्योंकि जब आप जाते हैं अलग अलग जगहों में, शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, क्या बड़ी दिक्कत वहाँ पर लगती है कैंसर को लेकर, जो एक आम आदमी है उसकी सोच को लेकर, और दूसरा इलाज को लेकर? जी हाँ, इसमें हमने ये देखा, एक तो जैसे मैंने कहा लोगों में टैबू है, पर मैं यहाँ उससे पहले ये कहना चाहूँगी सर्वाइकल कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है, और फिर भी सेकंड जो कैंसर है औरतों में वो सर्वाइकल कैंसर है। जैसे गवर्नमेंट ने पोलियो के लिए और आपके मीडिया ने पोलियो के लिए इतना कैंपेन किया, तो मैं समझती हूँ सर्वाइकल कैंसर, सब कैंसर नहीं लेकिन सर्वाइकल कैंसर के लिए भी अगर कैंपेन करें तो ये 100% ख़त्म हो सकता है, क्योंकि एक यही कैंसर है जिसका रीज़न पता है। अगर हम जाके हर कोने कोने में ये बात कहें कि क्यों, और उसके लिए वैक्सीनेशन भी है, तो इसको हम क्यों नहीं, जैसे हम HIV पोलियो के लिए किया मुहिम छेड़ा वो। सेकेंडली, जैसे हम सब इस बात के लिए बड़े कॉन्शियस हैं कि अपना BP चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, ब्लड प्रेशर हर साल, तो 30 साल बाद हर साल कैंसर का भी टेस्ट क्यों ना करें। हमारे डिटेक्शन सेंटर पे हज़ारों लोग आते हैं, हेल्दी लोगों की हम स्क्रीनिंग करते हैं फॉर सस्पिशन ऑफ कैंसर। पिछले 5 साल के डेटा में हमने देखा हमारे 10% जो लोग आते हैं उनमें शक निकलता है कैंसर का, और 5% को वाकई कैंसर निकल आता है, जबकि उन्हें कोई अभी सिम्टम भी नहीं। लेकिन अभी कोई कॉमन टेस्ट नहीं है जो कि सारे कैंसर को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। नहीं, कॉमन तो ऐसा हमारी नॉलेज में तो अभी नहीं है, शायद डॉक्टर साहब को पता हो। तो हम तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट, एक्सरे, फिजिकल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर ये करते हैं, ठीक है ना। हम जाके लोगों, और दो बातें मैं यहाँ स्ट्रेस करना चाहूँगी। एक तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बढ़ा चढ़ा के जो है मीडिया पर जैसे पोलियो के लिए ऐड होता था वो होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये नहीं होना चाहिए हमको। वैक्सीन के जरिए आप उसको रोक सकते हो, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। हाँ, वैक्सीन। सेकंड मैं बात कहना चाहूँगी एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ये पोल्यूशन की बात ही ना करें। एनवायरनमेंट कई तरह के हैं, एक तो पोल्यूशन हवा, पानी, जल का तो है ही है, प्लस पोल्यूशन हमारे माइंड में भी है। जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, अपने आप को सताते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो भी एनवायरनमेंट है। आप जिस घर में रहते हो उस घर का वातावरण खुशी का है, आपस में अंडरस्टैंडिंग का है, फ्रस्ट्रेशन का है। जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ पर आपके, इससे भी कैंसर बढ़ता है। ब्रेस्ट कैंसर में एक बड़ी भूमिका आप देखोगे शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि औरतों ने बहुत सारे काम संभाल रखे हैं, उनको कैरियर भी चाहिए, घर भी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अपनी स्मार्टनेस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो इतनी टेंशन जो लेते हैं, और यहाँ कंपटीशन बहुत है हर फील्ड में। तो ये जो वातावरण है, दिमाग का वातावरण, हमारे दिल का वातावरण, हम कितने ज़्यादा इमोशनल हैं हर चीज़ को लेकर के, इतना रिएक्ट करते हैं हर चीज़ को लेकर के, ये सारे एक और वातावरण में क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे केमिकल्स में या ऐसे माहौल में काम करते हैं जो कैंसरस होते हैं। यहाँ लोग गटर में उतर जाते हैं काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। तो ये चीज़ भी अगर लोग ध्यान दें कि जो ऐसे माहौल, शायद इलिटरेट लोगों को पता नहीं है कि मैं जिस माहौल में हूँ ये मेरे लिए गलत है, लेकिन जो उनसे काम करवा रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि इनको वो ड्रेस और वो प्रोटेक्शन दी जाए। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, एक आखिरी में कमेंट चाहूँगा, क्योंकि जब एलोपैथ की बात करते हैं और साथ साथ जब हम दुनिया के अलग अलग देशों में देखते हैं, और जो मैं आज
देख रहा था कई देशों में कुछ वैकल्पिक दूसरे जो इलाज की तरफ या न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए भी इसमें काफ़ी कुछ रिसर्च वगैरह चल रही हैं। क्या कुछ ताज़ा संकेत या ट्रेंड है जिसकी तरफ इस वक्त दुनिया में कैंसर को रोकने या उसे ख़त्म करने की दिशा में कुछ अहम रिसर्च या फिर इनोवेशंस? देखिए, कैंसर के काफ़ी कारण होते हैं, करीब 4000 कारण हैं, जिसमें से करीब 400 एक WHO ने आइडेंटिफाई किए हैं, उसको ग्रुप भी किया है, ग्रुप 1, 2 एंड 3 करके। ग्रुप 1 है जिनसे कैंसर होता है, तो उसमें तो बिल्कुल जैसे टबैको नंबर 1 आता है, इसी तरह केमिकल्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ है, जो भी आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो कैंसर का कारण हो सकती है। उसकी लिस्टें भी हैं, रिसर्च बहुत हुई है और रिसर्च इंडिया में भी होती रहती है, लेकिन कोई सेंट्रल लेवल पे ऐसा नहीं है कि हम गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च होती रहती है। हमारी ICMR बॉडी है जहाँ पे बाकायदा इसकी बैठकें भी होती हैं। तो इसके अंदर टबैको हमारा मुख्य कारण है। गवर्नमेंट ने टबैको पे काफ़ी काम किया है, उसके लिए टबैको का हमारा एक्ट है और उस एक्ट के बाद प्रोग्राम चला है। और आप देखेंगे जो हमारा सिगरेट पैकेट होता है उस पर 85% कवर होता है जहाँ लिखा होता है कि टबैको कैंसर का कारण है। तो इस तरह से टबैको का हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे सरकार ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है झज्जर में, जो कि 2000 करोड़ का है और ऑपरेशनल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट भी किया था दिसंबर में 2018 में। वहाँ OPD चालू है, बाकी चीज़ें चालू हैं, तो वहाँ पे जो है सुविधाएं शुरू हो गई हैं। अभी रेडियोथेरेपी लगनी बाकी है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट बना है और एम्स के ही सानिध्य में है, लेकिन आने वाले टाइम में वो एम्स से भी बड़ा हो जाएगा, तो लोग वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे अभी एडमिशन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ दिखाया जा सकता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, आखिरी कमेंट, कि कैंसर, हमने 3-4 कैंसर की बात की है, बट कैंसर सर से पैर तक कहीं भी हो सकता है। आँख में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है। तो कोई भी कैंसर जो है कहाँ निकले पता नहीं है, और जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है वो इसको देखेगा। तो जो हमारे कंट्री में AIIMS लाइक इंस्टीट्यूट बने हैं, 21 AIIMS हमारे अप्रूव्ड हैं, 6 ऑपरेशनल हो गए हैं, बाकी होने वाले हैं। तो वहाँ पर मरीज़ जाके वो फ़ायदा उठा सकते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और कैंसर के बारे में विस्तार से समझाने के लिए कि असल में देश में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है और होने के बाद इससे कैसे लड़ा जा सकता है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।